नमस्कार साथियों। तो घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज़ हमारी चल रही थी और इसमें हमने संसद स्टार्ट किया था ईओआरओ और आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने संसद के अंदर लोकसभा स्टार्ट किया था। तो लोकसभा के 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र बताना है कौन सा है। ठीक है, डेलिमिटेशन के बाद में तो 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार यूपी में निर्वाचकों की संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। गाजियाबाद के अंदर 2019 के अनुसार है ये। गाजियाबाद के अंदर है 27,28,978 निर्वाचक। उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद है उन्नाव। तो तीन सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र है यूपी के अंदर। सबसे बड़ा है गाजियाबाद, उसके बाद में है गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद है उन्नाव। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा मतलब एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा बतानी है क्या है। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2011 का क्वेश्चन है। उस समय जो थी वो थी 40 लाख रुपए। ठीक है, 2011 के अनुसार है ये। और वर्तमान में बात करें 2022 तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है वो है 95 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान रखिए अभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, 95 लाख रुपए। और कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों में ये 75 लाख रुपए है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए है। कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों के अंदर 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है 40 लाख, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है 95 लाख। ठीक है, अब ये 95 लाख जो है सभी के लिए नहीं है, कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 75 लाख भी है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 लाख सबके लिए नहीं है, 28 लाख भी है कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है। तो ये पुराना आंकड़ा है, इसको याद नहीं रखना है। उम्मीदवारों और अनुसूचित जो सामान्य वर्ग का उम्मीदवार है और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार है इनके द्वारा जो जमानत राशि, ठीक है, जमा की जाने वाली जमानत राशि है वो कितनी है। 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 10,000 और 5,000 रुपये थी। मतलब पहले जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये जमा कराने पड़ते थे और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को जमा कराने पड़ते थे 5,000 रुपये। अब इसको वर्ष 2010 के अंदर अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ा दी गई 2010 के अंदर। और सामान्य वर्ग के लिए ये हो गई 25,000, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए ये हो गई 12,500। ठीक है, ये है लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 और 12,500। इसके बाद में विधानसभा चुनाव की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि है 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है 5,000 रुपये। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है, जब उसको क्या प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5 तो कोई सा भी सही नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। अगर उसको वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिल पाता, मतलब 1/6 जैसे 10 वोट है, ठीक है, सॉरी 6 वोट है तो 6 वोट में से उसको 1 वोट अगर नहीं मिला, टोटल वैलिड मत है 6, उसमें से अगर 1 वोट उसको नहीं मिला तो उसकी जो जमानत है उसके वो खो देता है। जो जमा करवाए उसने पैसे, वो उसको वापस रिफंड नहीं होते। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव तो ये हुआ था 1952 के अंदर। ठीक है, तो पहला चुनाव हुआ 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक।
ये चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था? 489 सीटों के लिए। और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, तो 1952 में हुआ था पहला जो है पहला चुनाव लोकसभा का। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल रहा। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल ऐसे रहा कि इसने 15 मार्च 1971 से लेके 18 जनवरी 1977 तक इसने कार्य किया था, और ये थी पांचवी लोकसभा। अगला है, नवीं लोकसभा कब भंग की गई थी? नौवीं लोकसभा, तो ये भंग की गई थी मार्च 1991 को। तो इसका गठन हुआ था 2 दिसंबर 1989 को, और 13 मार्च 1991 को इसको भंग कर दिया गया था। अगला है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? 12वीं लोकसभा के लिए, तो 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 के अंदर। ठीक है, और 12वीं लोकसभा का गठन हुआ था 10 मार्च 1998 को। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो नेता की बात करें तो ये होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिसको भी मेजोरिटी वोट मिले हैं, बहुमत दल है उसका कोई नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि जैसे लोकसभा का है नेता है तो लोकसभा का ही सदस्य होगा। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य अगर नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का क्या हो, सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ठीक है, और भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ये दोनों ही गलत है इसमें, तो न तो 1 और न 2। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। ठीक है, कौन सी पद्धति है ये? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसके तहत देश और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मतलब ये जो पद्धति है इसमें क्या कराया जाता है कि देश है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको क्या है, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए 1 मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो उम्मीदवार होता है वो विजयी घोषित किया जाता है। जैसा हमारे चुनाव होते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 50% से भी कम में जीत जाता है। मतलब विपक्ष का जो पार्टी है, मतलब दूसरे जो दल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए बस। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद है 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा हुई यथाशीघ्र अपने 2 सदनों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य हो और उपाध्यक्ष जो है विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। सामान्यतः देखा गया है कि जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है सत्तारूढ़ पार्टी का, यानी जो मेजोरिटी में है उसका सदस्य होता है, और उपाध्यक्ष होता है विपक्ष का। लेकिन संविधान के अंदर ऐसा कोई उपबंध नहीं किया हुआ है, तो दोनों गलत हो जाएंगे इस तरीके से। भारत में लोकसभा का स्पीकर जो है उसको क्या मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो उसको चयनित किया जाता है लोकसभा स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 93 इसके अंदर उपबंधित है कि लोकसभा जो है यथाशीघ्र अपने 2 सदनों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि इलेक्ट। ठीक है, तो चूज का मतलब है यहाँ पर निर्वाचित, चयनित होने से। ठीक है, तो चयनित किया जाता है किसको? स्पीकर को।
लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित। ठीक है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सदस्य। तो स्पीकर जो है ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बाकी सब लेते हैं। तो स्पीकर का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष। वह पहले ही लोकसभा सदस्य यानी सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः स्पीकर के तौर पर उसको शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले ही वो सांसद की शपथ ले चुका होता है और सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा ही उसको नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है। ठीक है, ये चयनित किया जाता है, तो इसलिए उसको वापस शपथ ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। तो संविधान का अनुच्छेद है 94 ख, इसके अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है उसको? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्य अगर बहुमत से संकल्प पारित कर देते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और ये दिया गया है आर्टिकल 94 ग इसमें। तो 94 ग के अनुसार लोकसभा के जो तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। तो ये जो संकल्प होगा इसकी सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है, उसके बाद ही ये प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को? तो प्रस्ताव पारित करके बहुमत से। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक है, किसके द्वारा? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, गलत है। उसको सदन का सदस्य होना पड़ता है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं है, ये भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये सही है। ठीक है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है उसका। साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकते हैं, और उसको हटाएंगे भी लोकसभा के सदस्य ही, और उसको सेलेक्ट भी कौन करेंगे, चुनेंगे भी कौन, लोकसभा के सदस्य ही। अनुच्छेद 94 ख, इसके तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात, ठीक है, विघटन के बाद होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगर भंग भी हो गई ना लोकसभा तो उसके बाद भी ये अपना पद नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, गलत है ये। ठीक है,
इसके बाद में ये आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य, ये भी गलत है, आपने ऊपर पढ़ा है ये। सदन का सदस्य होना उसका आवश्यक है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है। तो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तो तीसरा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर, तो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, या स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, या जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो और केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाने का। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम जो सदस्य है, ठीक है, जो वरिष्ठतम होगा मतलब जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, ठीक है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है वो चुना जाता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो सीनियर मोस्ट होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है ये, तो इसको सेलेक्ट किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं कास्टिंग वोट का वो यूज? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल डी कंडीशन में कर सकता है, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 101 के अंदर है ये, और इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई होने की स्थिति हो, मतलब दोनों के वोटिंग समान हो, उस कंडीशन में कास्टिंग वोट करेगा कौन? लोकसभा स्पीकर। परंतु अनुच्छेद है 96(2), ठीक है, ये भी याद रखिए 96(2), इसके तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? मतलब मत बराबर होने की कंडीशन में कास्टिंग वोट देगा, तो कौन सा अनुच्छेद के अंदर है ये? तो अनुच्छेद नंबर 100 के अंदर है। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है। तो पहली लोकसभा के गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर मतलब जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और वे अपनी मृत्यु हुई थी उनकी 27 फरवरी 1956 तक अपने पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एन अनंत शयनम अय्यंगार लोकसभा के अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में ही। उसके बाद में पहली लोकसभा के लिए शेष कार्यकाल के लिए बने थे अय्यंगार साहब, एम अनंत शयनम अय्यंगार साहब। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष। प्रथम स्पीकर जिसने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जिसके विरुद्ध लोकसभा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीवी मावलंकर, ठीक है। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत भी कर दिया गया था, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया गया था। इनके विरुद्ध लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है मीरा कुमार, ठीक है। तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इनकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। ये है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष।
लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से। तो ये जो प्रश्नकाल है 1999 का, उस टाइम थे पीएम शहीद। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला है और उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। यदि उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त है इनमें से उपाध्यक्ष को? तो उनको प्राप्त है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं वो। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर और सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है, ठीक है। प्रथमतः मत नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं है, लेकिन जब मत बराबर हो जाते हैं उस कंडीशन में ये वोट दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भी भाग नहीं ले सकता है। और जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह ही होता है और उस स्थिति में उसे बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत करने का अधिकार होता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीए संगमा, ठीक है। ये 1995 में बने थे और वर्ष 1996 में जो है लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। 1995 में ये केंद्रीय मंत्री बने और 1996 में बन गए ये लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण के अंदर कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को किस पर? सचिवालय के कर्मचारियों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से कर सकता है, ठीक है। लोकसभा के महासचिव की सहायता से ये प्राधिकार का प्रयोग कर सकता है वो, ठीक है। अगला है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15वीं लोकसभा की बात हो रही है। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई है। तो मार्च 2019 के अंदर नियुक्त 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी कितनी है? 14% रही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 15वीं लोकसभा के आधार पर, ये आपको याद नहीं रखना है। 17वीं लोकसभा के बारे में याद रखना है। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य है। कितनी सदस्य है? 81 महिला सदस्य है। कांग्रेस पार्टी से कितनी है? 7, भारतीय जनता पार्टी से है 42 और तृणमूल कांग्रेस से है 9। अधिकतम महिला सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से है और पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। दोनों से 11-11 महिला सदस्य है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य है, ठीक है। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, इसमें 15वीं के बारे में पूछा गया था, तो तीसरा ऑप्शन इसमें इसके अनुसार सही था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी और लोकसभा में यदि किसी सदन के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो केवल 2 इसमें सही है, ठीक है। कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है इसको सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर 16 सीट जीतने वाली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। और सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी नेता प्रतिपक्ष को मान्यता? 1969 में। इस रूप में INCO में राम सुभग सिंह को चुना गया था। और लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दिलाने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है, ठीक है। तो
लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए क्या होना चाहिए? उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है उस दल के। ठीक है, तो ये थे लोकसभा के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा से। थैंक यू फ्रेंड्स।